वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शल्य तंत्र के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिविध कर्म को। त्रिविध कर्म के अंदर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म के बारे में हम समझेंगे। साथ ही इसके मॉडर्न एस्पेक्ट, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर को भी मैं आपको सिंपल और इजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं त्रिविध कर्म के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि सुश्रुत संहिता के अग्रोपरणीय अध्याय में त्रिविध कर्म का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक श्लोक याद करना है, त्रिविधम कर्म पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्मेति। अर्थात जो त्रिविध कर्म होते हैं उसके अंदर तीन कर्म होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व कर्म के बारे में। तो दोस्तों, आचार्य सुश्रुत इस तरह से बोलते हैं कि कोई भी पेशेंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की डिजीज हो, कोई भी प्रकार की व्याधि हो, अगर वह चिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट 3 लेवल पर, 3 स्टेज पर करना चाहिए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पूर्व कर्म के रूप में डॉक्टर को क्या क्या करना चाहिए। तो समझते हैं सबसे पहले पूर्व कर्म को। तो दोस्तों, पूर्व कर्म के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है रोगी की परीक्षा, पेशेंट का एग्जामिनेशन। तो जैसे ही कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को सबसे पहले उसकी रोगी परीक्षा करना चाहिए। और रोगी परीक्षा भी किसके द्वारा? षटविध परीक्षा के द्वारा करना चाहिए। डॉक्टर को रोगी के नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, इन पंच इंद्रियों को देखकर डिजीज के बारे में पता करना चाहिए और स्पेसिफिक प्रश्न जो है, प्रश्न परीक्षा उसको करना चाहिए। और प्रश्न में भी क्या क्या, रोगी का निवास स्थान पूछना चाहिए कि क्या उसका एड्रेस है, क्या उस रोगी का व्यवसाय है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, किस प्रकार की धर्म और जाति है, किस रिलीजन का है। नेक्स्ट, आहार के बारे में पूछना है कि किस प्रकार की वह आहार हैबिट रखता है, किस प्रकार की निद्रा है उसकी, किस प्रकार की मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति है। नेक्स्ट, पूर्व व्याधि विवरण लेना है कि उसको पहले से कोई डिजीज तो नहीं है, लाइक डायबिटीज, बीपी वगैरह कोई डिजीज तो नहीं है, उसके बारे में पूछना। नेक्स्ट, वर्तमान व्याधि का काल कि जिस डिजीज से वह ग्रसित होकर डॉक्टर के पास आया है, उस डिजीज को उसके शरीर में हुए कितना टाइम हो गया है, इसके बारे में पूछना। इसके पश्चात औषधि चिकित्सा, देन शस्त्र कर्म का योग्य चयन। अब दोस्तों, हमको पता चल चुका है कि इस पेशेंट के अंदर डिजीज कौन सी है। तो सबसे पहले उसकी मेडिसिन से चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि मेडिसिन से वह पेशेंट ठीक नहीं होगा तो हम सर्जरी प्लान करेंगे, मीन शस्त्र कर्म का योग्य चयन करेंगे। अब दोस्तों, हमने यह प्लान कर लिया है कि पेशेंट के अंदर सर्जरी की जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? शस्त्र कर्म करने से पूर्व संभार संग्रहण। तो दोस्तों, जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर में हमको क्या क्या चीज़ें पहले से संग्रहित करके रखना है? यंत्र, शस्त्र, अग्नि कर्म के लिए शलाका, और यदि पेशेंट के अंदर रक्त मोक्षण कराना है तो श्रृंग, जलोका, अलाबू, जो भी रिक्वायरमेंटल औषध द्रव्य होंगे, मेडिसिन होगी, वह वहाँ पे होनी चाहिए। घृत, तेल और पात्र होने चाहिए। और ये सभी कैसे होने चाहिए? निर्जीवाणुकृत होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। साथ ही में सर्जन की सहायता के लिए वहां पर स्टाफ मौजूद होना चाहिए, मीन्स परिचारक होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं शस्त्र कर्म से पूर्व रोगी का आहार विधान। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर बोला है कि जिस पेशेंट की भी सर्जरी होने वाली है, वह कोई भी सर्जरी हो, उसको सबसे पहले लघु आहार खिलाना चाहिए। सर्जरी होने से पहले उस पेशेंट को लघु आहार खिलाना चाहिए, भले वह किसी भी प्रकार की सर्जरी हो। लेकिन यहाँ पर अपवाद स्वरूप बोला गया है कि अर्श, अश्मरी, भगंदर, उदर रोग और मुखगत रोग में बिना किसी खाना खिलाए ही रोगी की चिकित्सा करना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए। तो दोस्तों, पूर्व कर्मों को एक बार और स्टार्टिंग से समझते हैं कि जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को सबसे पहले षटविध परीक्षा करना चाहिए। प्रश्न के द्वारा निम्नलिखित चीज़ों को पूछना चाहिए। देन उसकी व्याधि का उसको पता करना चाहिए और व्याधि का निश्चय होने के पश्चात उसको मेडिसिन देना चाहिए, औषधि चिकित्सा करनी चाहिए। और औषधि से उसकी चिकित्सा नहीं होती है तो सर्जरी प्लान करना चाहिए, शस्त्र कर्म का योग्य चयन करना चाहिए। और सर्जरी से पहले जो भी आवश्यक सामग्री सर्जरी के लिए जरूरी है उसको इकट्ठा करना चाहिए। देन शस्त्र कर्म से पूर्व रोगी को आहार विधान के बारे में बताना चाहिए। तो ये निम्नलिखित 4 पॉइंट हमको पूर्व कर्म के अंदर लिखना है। अब बात करते हैं प्रधान कर्म के बारे में। तो दोस्तों,
तीक्ष्ण धार युक्त शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म अत्यंत घातक एंड मृत्युदायक होते हैं। इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। तो दोस्तों जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे बहुत ही शार्प होते हैं, इसलिए जो सर्जरी करता है, जो सर्जन होते हैं, उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक हो सकते हैं और मृत्यु भी उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही में पेशेंट की मन स्थिति योग्य होने पर ही शल्यकर्म करें। तो दोस्तों जब तक पेशेंट साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं हो जाता तब तक उसकी सर्जरी नहीं करना चाहिए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो प्रधान कर्म के अंदर हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की सर्जरी मीन्स इंसिजन लगाने से सूचरिंग तक की प्रोसेस प्रधान कर्म के अंदर आती है। तो आगे बात करते हैं प्रधान कर्म के बारे में। प्रधान कर्म के अंदर सबसे पहला पॉइंट है भेदन की विधि, कि किस तरह से इंसिजन लगाना है। तो यहाँ पर लिखना है कि शस्त्र का एक ही समय प्रयोग करें और शीघ्रता से निकाल दें। तो जो भी शस्त्र यूज किया जा रहा है उसको एक ही समय यूज करना है और शीघ्रता से निकाल देना है। देन भेदन की दिशा, कि इंसिजन की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन अनुलोम होनी चाहिए, बालों की दिशा में उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट याद करना है भेदन का स्थान। तो भेदन का स्थान कहाँ पे हमें इंसिजन लगाना है, तो जहाँ पर दोष की गति मीन्स पस दिखाई दे और उभार दिखाई दे, वहाँ पर इंसिजन लगाना है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है प्रतिभेदन। अगर जो वुंड है वहाँ से प्रॉपर रूप से जो संपूर्ण पस है वो बाहर नहीं निकल पाता, टोटल पस बाहर नहीं निकल पाता है, एक इंसिजन लगाने पर टोटल पस बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हम अगेन बार बार इंसिजन लगाकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको प्रतिभेदन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छेदन के बारे में, एक्सीजन के बारे में। तो तिर्यक छेदन जो होता है भू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिकूट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण स्थान में लगाया जाता है। तो तिर्यक छेदन निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाता है। चंद्रमंडलाकार छेदन जो होता है हस्त और पाद में, मीन जो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उसके अंदर चंद्रमंडलाकार छेदन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धचंद्राकार छेदन। तो गुद और मरेड़ में पेल्विक रीजन में क्या होता है, अर्धचंद्राकार छेदन लगाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो भेदन करने के पश्चात इंसिजन और एक्सीजन लगाने के पश्चात सर्जिकल साइड से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। और ब्लड हमारी बॉडी का क्या है, आधार है। बिना ब्लड के हमारी बॉडी अधूरी है। और उस ब्लड के संरक्षण के लिए आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्तंभन का निर्देश किया है। रक्त स्तंभन के लिए सर्जिकल साइट पर घृत और मधु का लेप करना है। देन व्रण बंधन करना है। तो मीन जहाँ पर हमने इंसिजन लगाया है वहाँ पर ब्लड को रोकने के लिए घृत और मधु का लेप करना है। उसके पश्चात व्रण बंधन करना है, मीन्स बैंडेजिंग करना है। यहाँ पर एक मोस्ट IMP पॉइंट हमें याद करना है कि आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्तंभन के लिए 4 उपाय बताए हैं, दहन, पाचन, संधान और स्कंदन। स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्तंभन के 4 उपाय बताए हैं, दहन, पाचन, संधान और स्कंदन। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट C1 कर्म की, में सूचरिंग की। तो जो सर्जिकल साइट है उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर धूल, केश, नख या कोई भी फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल बचा रह गया और हमने सूचरिंग कर दी तो बाद में उस स्थान पर पस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें अच्छी तरह से सर्जिकल साइट को चेक कर लेना है कि उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। देन उसके पश्चात सूचरिंग कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चात कर्म की, कि सर्जरी होने के पश्चात पेशेंट को कौन कौन से कर्म करवाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर व्रणितागार मीन्स वार्ड, जहाँ पर रोगी को रखा जा सके उसकी व्यवस्था करना। सेकेंड है रोगी के समीप उसके विचारों से मिलते जुलते मित्र और परिवार वाले होने चाहिए ताकि रोगी को मानसिक बल प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्रण बंधन निर्देश। तो दोस्तों यदि पेशेंट की सर्जरी हेमंत, शिशिर अथवा बसंत ऋतु में की गई है 3 दिन के पश्चात व्रण बंधन खोलना चाहिए। मीन्स 3 दिन के पश्चात जो ड्रेसिंग की गई है उसको खोलना चाहिए। इसी तरह यदि सर्जरी ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में की गई है तो 2 दिन के पश्चात व्रण बंधन खोलना चाहिए, अर्थात 2 दिन के पश्चात जो ड्रेसिंग की गई है उसको खोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेशेंट को पथ्य, अपथ्य, आहार विहार और व्रण से संबंधित निर्देश भी दिए जाने चाहिए। तो ये निम्नलिखित कर्म पश्चात कर्म के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में। तो सर्जरी से पहले पेशेंट की फिजिकल
और साइकोलॉजिकल रूप से प्रिपरेशन और मैनेजमेंट करना प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कहलाता है। तो सर्जरी से पहले कोई भी पेशेंट होता है तो उसकी फिजिकली तौर पे और साइकोलॉजिकल तौर पे, मानसिक स्थिति के तौर पे उसका पहले से प्रिपरेशन करना, मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कहलाता है। अब दोस्तों प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का क्या एम है, क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो उसको समझते हैं। इम्प्रूव द आउटकम ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों इसके द्वारा क्या करेंगे हम, जो आउटकम है, जो लाभ है सर्जरी का, उसको बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान कोई भी उपद्रव उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं, तो उन उपद्रव को प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेक सर्जरी सेफ एंड इफेक्टिव। तो जो सर्जरी है वो क्या होती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और सुरक्षित तौर पे हो जाती है। इसलिए हमें प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर करना चाहिए, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। तो बोवेल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, लोकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, पार्ट प्रिपरेशन, इन्फॉर्म कंसेंट और डाइट। अब दोस्तों इनको आपको कैसे याद रखना है, तो इसके लिए ट्रिक है कि बीपी और लिपिड। अब दोस्तों क्या होगा, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी भी एबनॉर्मल हो जाएगा और लिपिड भी एबनॉर्मल हो जाएगा। अब आपको कैसे याद करना है, बी से याद करना है बोवेल प्रिपरेशन, पी से याद करना है फिजिकल प्रिपरेशन, अगेन पी से याद करना है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। फिर उसके बाद लिपिड के अंदर एल से याद करना है लोकल एग्जामिनेशन, आई से याद करना है इन्वेस्टिगेशन, पी से याद करना है पार्ट प्रिपरेशन, अगेन आई से याद करना है इन्फॉर्म कंसेंट और डी से याद करना है डाइट। तो इस तरह से बीपी और लिपिड वर्ड से आपको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर आने वाले सभी काम आसानी से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों इन पॉइंट्स को एक एक करके समझ भी लेते हैं कि आखिरकार इनके अंदर कौन कौन से काम हमें करना है। सबसे पहला है बोवेल प्रिपरेशन। तो दोस्तों यदि कोई भी पेशेंट है जिसकी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्जरी होना है तो उसका बोवेल क्लीनिंग होना चाहिए। अगर बोवेल क्लीनिंग नहीं है तो हमको लग्जेटिव या स्टूल सॉफ्टनर देकर पेशेंट के अंदर प्रॉपर रूप से स्टूल पास आउट कराना है ताकि सर्जरी होने के पश्चात पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है फिजिकल प्रिपरेशन। तो दोस्तों जो भी पेशेंट है जिसकी सर्जरी होना है उसका पहले से हमें पूरी तरह से मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। साथ ही यदि उसके पहले भी सर्जरी हुई है तो हमको उसका हिस्ट्री लेना है कि उसको किसी भी तरह की एनेस्थेटिक ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो दोस्तों जिस पेशेंट की सर्जरी होने वाली है वो जब तक साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं हो जाता तब तक उसकी सर्जरी नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक चिल्ड्रन में हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर किसी पेशेंट की जान को खतरा है, सर्जरी के द्वारा उसकी जान को खतरा है, तो उसके लिए हमें पहले से ही कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों जिस पेशेंट की भी सर्जरी होने वाली है उसका एब्डोमेन और पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए। साथ ही सर्जिकल साइट जहां पर इंसिजन लगाना है उसका प्रॉपर चेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो दोस्तों पेशेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो सभी करवाना चाहिए, लाइक सीबीसी, सीटी मींस क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, यूएसजी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी। इसके अलावा और भी जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो वो हमें करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट प्रिपरेशन। तो दोस्तों जिस स्थान की सर्जरी होने वाली है उसको प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करना चाहिए। अगर वहाँ पर हेयर है तो उन हेयर को क्लीनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हमको देखने को मिलता है तो उसके लिए उसके फैमिली मेम्बर को पहले से इन्फॉर्म करके कंसेंट साइन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों डाइट। तो दोस्तों सर्जरी से पहले पेशेंट को डाइट प्लान के बारे में भी बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेशेंट को टिटेनस टॉक्साइड और एट्रोपिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है बिफोर सर्जरी। साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले पेशेंट का जो ब्लेडर है वह खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग उसे पोजीशन में लिटा दिया जाता है। पोजीशन अलग अलग डिजीज की अलग अलग होती है। जैसे
सुपाइन पोजीशन जो होती है एक्सट्रीमिटी से रिलेटेड, एब्डोमिनल सर्जरी या फेशियल सर्जरी के रिलेटेड यूज़ की जाती है। प्रोन पोजीशन यूज़ की जाती है। लिथोटोमी पोजीशन जो होती है गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के लिए यूज़ की जाती है। लेटरल पोजीशन, सिम्स पोजीशन, इसके अलावा और भी पोजीशंस होती है जो अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों मैंने इस चार्ट में सभी प्रकार की पोजीशंस को बता दिया है, आप इनको देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर हमने सबसे पहले पोजीशन की बात कर ली। अब पेशेंट को यदि एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट है तो उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया और स्पाइनल एनेस्थेसिया उसको लगाया जाएगा। दोस्तों एनेस्थेसिया के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यदि आप एनेस्थेसिया को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एनेस्थेसिया को प्रॉपर रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट को एनेस्थेसिया देने के पश्चात जहां पर इंसिजन लगाना है वहां पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बेटाडीन तथा एथाइल अल्कोहल के द्वारा उसको क्लीन कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाए। उसके पश्चात वहां पर इंसिजन लगाना है और इंसिजन लगाने के पश्चात जो भी हमको सर्जरी करना है वो कंप्लीट करने के पश्चात लास्ट में वहां पर सूचरिंग कर देना है। तो ये निम्नलिखित प्रोसीजर ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर आती है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में। तो सर्जरी के बाद रिकवरी रूम में या फिर वार्ड में पेशेंट को रखना, हॉस्पिटलाइज करना पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर कहलाता है। अब दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर पेशेंट के हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है वुंड केयर। तो सर्जरी की वजह से पेशेंट को जो वुंड फॉर्मेशन हुआ है उसकी हमें केयर करना है। नेक्स्ट पेन का मैनेजमेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट करना है, मेंटल स्टेटस, फीवर, डीवीटी, यूरिन रिटेंशन, एयरवे, इन सभी बातों के ऊपर ध्यान रखना है। अब दोस्तों इन पॉइंट्स को आपको एक ट्रिक के रूप में याद करना है कि कोई लड़की है दुआ, जिसको क्या होता है वुंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब उस दुआ के वुंड को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, मीन्स पीसीएम देते हैं। तो आप ट्रिक को रूप में आपको याद करना है वुंड पीसीएम फॉर दुआ। तो वुंड को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पीसीएम दे रहे हैं किसको, दुआ को। तो वुंड से याद करना है वुंड केयर, पीसीएम के पी से याद करना है पेन मैनेजमेंट, सी से याद करना है कॉन्स्टिपेशन, एम से याद करना है मेंटल स्टेटस, 4 के एफ से याद करना है फीवर, दुआ के डी से याद करना है डीवीटी, यू से याद करना है यूरिन रिटेंशन और ए से याद करना है एयरवे। तो इस तरह से वुंड पीसीएम फॉर दुआ ट्रिक से हमें पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। अब दोस्तों इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुंड केयर की। तो दोस्तों पेशेंट का जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है और जो ड्रेसिंग की जाती है उस ड्रेसिंग को 24 से 48 घंटे के बाद हटा देना चाहिए और ड्रेसिंग को हटाने के पश्चात दिन में 2 बार उसका चेकअप करना चाहिए ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। साथ ही जो सूचर्स लगाए जाते हैं उनको 7 दिन के पश्चात हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को ओपियोइड एनसेट्स का प्रयोग करवाना चाहिए। यदि पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन आ रही है तो उसे स्टूल सॉफ्टनर, लग्जेटिव देना चाहिए। साथ ही में मेंटल स्टेटस के लिए अगर क्या होता है पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो पेशेंट के अंदर डिलीरियम, डिमेंशिया जैसी कंडीशन बनने लग जाती है तो उसका भी हमें मैनेजमेंट करना है। साथ में फीवर का मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। यदि पेशेंट के अंदर सर्जरी की वजह से कहीं पर वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो उन क्लॉट फॉर्मेशन को हटाने के लिए वहां पर हिपेरिन का यूज़ करना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रूप से ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन रिटेंशन की। तो यूरिन रिटेंशन के लिए पेशेंट के अंदर कैथेटर का यूज़ करना चाहिए। साथ में एयरवे को क्लीन करना चाहिए और यदि पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसे प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।